तो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे हमारा तीसरा पार्ट क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम सीरीज का। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिमिट अमेजॉन स्टोरेज सर्विस बकेट एक्सेस टू स्पेसिफिक यूजर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि हमने एक S3 की बकेट बनाई है। S3 आप ऐसा समझिए कि एक फोल्डर है, तो उस फोल्डर को हमें कुछ स्पेसिफिक यूजर को ही एक्सेस करने देना है। तो वो हम कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है अमेजॉन इंस्पेक्टर। तो अमेजॉन इंस्पेक्टर एक सिक्योरिटी सर्विस है जो कि थ्रेट डिटेक्शन करती है EC2 इंस्टेंस लेवल पे। सो ए ऑप्शन तो नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप भी जो नेटवर्क हमें अलाउ करने हैं अपने EC2 इंस्टेंस में आने के लिए वो काम करती है। ये सिक्योरिटी ग्रुप मतलब एक फायरवॉल रहता है, तो वो एक EC2 इंस्टेंस लेवल पे काम करता है वो भी। तो बी ऑप्शन में नहीं है। AWS आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM पॉलिसी। तो IAM पॉलिसी क्या रहती है यूजुअली कि हमें समझो A और B है, तो हमें वो फोल्डर पे A को ही एक्सेस देना है, B को नहीं देना है। तो हम वैसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। तो C इज द राइट आंसर। D, अ पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर। हम जब कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब उस पे एक पासवर्ड लगाने के लिए हम एक की उसको लगाते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लोगों को एक्सेस करनी हो तो पब्लिक और कम हो तो प्राइवेट। पर वो भी EC2 इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, S3 पे नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An IT company has deployed a static website on S3, but the website is still inaccessible. As a practitioner, with which of the following solution would you suggest to address this issue? तो एक IT कंपनी जिनने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है S3 पे, पर वो वेबसाइट कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मैंने यहाँ पे कीवर्ड भी हाईलाइट किया है इनएक्सेसिबल। तो फिर तो रीज़न क्या होगा कि वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। सो पहला पहला डी ऑप्शन है एनेबल S3 रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन का मतलब है जो डाटा है उसका एक डुप्लीकेट वर्जन बनाना। पर जब वेबसाइट ही अगर एक्सेसिबल नहीं हो रही तो उसका डुप्लीकेट बना के कुछ मतलब नहीं। वर्जनिंग मतलब उसका ऑटोमेटिक बैकअप लेना। सो सी भी आंसर नहीं है। इंक्रिप्शन मतलब डिसेबल S3 इंक्रिप्शन मतलब लाइक व्हाट्सअप में एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक समझिए ये एक यूज़र है, ये एक दूसरा यूज़र है। तो हमने ये डाटा पास कर रहे हैं। सो अब इस डाटा को कोई थर्ड मेंबर नहीं पढ़ सकता है। ये A और B के बीच में कम्युनिकेशन है, तो ये डाटा इनक्रिप्शन हो रहा है। पर हमारे केस में जो दूसरा यूज़र है उसे डाटा मिल ही नहीं रहा, वेबसाइट इनएक्सेसिबल हो रही है। तो बी भी ऑप्शन नहीं है। सो ए फिक्स द S3 बकेट पॉलिसी। तो ये हो सकता है क्योंकि S3 के पॉलिसी में कुछ डिफ़ॉल्ट हो, लाइक जब हम S3 बनाते हैं S3 बकेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट रहता है, हमें उसे पब्लिक करना पड़ता है सबके लिए। सो ए इज़ द राइट वन। इन Amazon RDS सिक्योरिटी ग्रुप इज आइडियली यूज्ड टू सिलेक्ट वन। सो जैसे कि मैंने कहा था कि सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल का काम करती है, जिसपे उसको EC2 इंस्टेंस पे कौन से नेटवर्क या IP एड्रेस अलाउ करने हैं ये काम करती है। सो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है कंट्रोल व्हाट IP एड्रेस और EC2 इंस्टेंस कैन कनेक्ट टू अ डाटाबेस ऑन अ DB इंस्टेंस, ये राइट है। बाकी तीन जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप का काम नहीं है। सो ए इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम पीरियड विच मेट्रिक डाटा is sent to CloudWatch when detailed monitoring is enabled on a Amazon EC2 instance. So CloudWatch एक ऐसी सर्विस है जो मॉनिटरिंग सर्विस है कि जब आपका फुल इंफ्रास्ट्रक्चर रन हो रहा है तो क्लाउड वॉच मॉनिटर करता है कि कौन सा सर्विस एक्टिव है, कौन सा हेल्दी है। सो वो उसका अपडेट देता रहता है EC2 इंस्टेंस को, आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। सो अगर हमने उसे एनेबल नहीं किया है तो वह हर 5 मिनट में एक बार चेक करेगा
पर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने उसे एनेबल किया है, मतलब शुरू किया है, तो इसलिए वो जब एनेबल होता है तब हर 1 मिनट में एक राउंड मारता है पूरा आपका डाटाबेस चेक करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है। क्वेश्चन 5th, in Amazon Elastic Compute Cloud, which of the following is used for communication between instance in the same network? ब्रैकेट EC2 Elastic और VPC। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि ये सी होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, पर नहीं, ये ए है। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक हम पहले एक VPC क्रिएट करते हैं, फिर उस पे हम उसको आईपी एलोकेट करते हैं। लाइक इधर हमने आईपी एलोकेट किया 10.0.0.0, सबनेट मास्क दिया हमने से 24। सो ये VPC का आईपी एड्रेस है। उसके बाद हम बनाते हैं, उसके नीचे रहता है सबनेट और उस पर हम डालते हैं अपने EC2। ठीक है, ये हमारी EC2 है। और फिर हम इन्हें आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.0 सबनेट मास्क 16। तो ये 16 है, ये 24 से हमने लिया है। ठीक है, जितने कम सबनेट मास्क रहेंगे उतने हम ज़्यादा आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकेंगे। सो यहाँ पे ये 16 लिया है। और दूसरे EC2 इंस्टेंस में आपको लगा के दिखाता हूँ 10.0.1 सबनेट मास्क 16। ठीक है, वैसे यहाँ पे 10.0.2 और सबनेट मास्क 16, यहाँ पे 10.0.3 सबनेट मास्क 16 आएगा। ठीक है। सो ये जो आईपी है वो प्राइवेट है। सो ये एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर सकती है एक दूसरे से। जो पब्लिक आईपी है वो इसलिए यूज होती है कि कभी हमें इंटरनेट से अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना है तो हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर अपने VPC के अंदर ही कम्युनिकेट करना है तो हम प्राइवेट आईपी लेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इलास्टिक आईपी का मतलब ये रहता है कि कभी हम EC2 इंस्टेंस लेते हैं तो कभी हम उसे स्टॉप करते हैं तो जो आईपी एड्रेस हमें मिला है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक हमको अगर एक फिक्स आईपी एड्रेस लेना होगा कि वो जो चेंज ना हो, इस तभी हम इलास्टिक आईपी एड्रेस लेते हैं। पब्लिक का मैंने आपको बताया, अगर हमें इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट करना हो अपना EC2 इंस्टेंस तो हम पब्लिक आईपी का यूज़ करते हैं। स्टैटिक आईपी और पब्लिक आईपी भी सेम रहती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ए। The next question is a route table tells network packet which way they need to go to get to their destination। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिंक भी दी है तो मैं आपको बताता हूँ। Route table contains a set of rules called routes that are used to determine where network traffic from your subnet or gateway is directed। ठीक है, राउट टेबल बेसिकली एक टेबल रहता है जहाँ के एक साइड हम लिखते हैं टारगेट और दूसरे साइड रहता है डेस्टिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे टारगेट पे अपना आईपी एड्रेस डालते हैं और डेस्टिनेशन पे डालते हैं IGW, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करना है या दूसरे कोई VPC से कनेक्ट करना है। सो ये काम हमारा राउट टेबल हमें करके देता है। सो इसका आंसर है ट्रू, सही है ये कि राउट टेबल हमें एक हमारे नेटवर्क को हमारे डेस्टिनेशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एप्लीकेशन नीड्स हाई परफॉर्मेंस डाटाबेस इन मेमोरी डाटाबेसेस विच इंस्टेंट टाइप यू शुड यूज। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप दिए हैं, हमें कोई भी एक चूज करना है। सो मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड हाईलाइट किया है, हाई परफॉर्म डाटाबेस इन मेमोरी डाटाबेसेस, हाई परफॉर्मेंस इन मेमोरी डाटाबेसेस।
ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत लोग कहाँ गलती करते हैं, जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज है वहाँ पे ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस वेब प्रोसेस या फिर वेब एप्लीकेशन रहते हैं। सो बहुत लोग उसमें कंफ्यूज जाता है, पर हमें इन मेमोरी में चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक तो दी है, आइए लिंक में देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम कंप्यूट में देखते हैं। मैं आपको बता रहा था जो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर और हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर। तो अगर प्रोसेसर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहता तो हम कंप्यूट के साथ जाते, पर यहाँ पे लिखा, पर ऑप्शन आएगा मेमोरी, क्योंकि मेमोरी ऑप्टिमाइज एक हाई डेटाबेस प्रोवाइड करता है और इन कैशे और बिगर मेमोरी प्रोवाइड करता है बाकियों से, तो हमको वही चाहिए था बाकियों के कंपैरिजन से। ठीक है, सो जनरल तो अगर जनरल तब यूज करते हैं जब हमें सब इक्वली रखना हो, लोड बैलेंस करना हो। ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर डाटाबेस है तो आपको, अब मेन बात तो अगर यहाँ पे इन मेमोरी दिया, डाटाबेस दिया है, तो हमें सीधा मेमोरी ऑप्टिमाइज के साथ जाना चाहिए। ठीक है, विच S3 स्टोरेज क्लास ऑफर्स द लोएस्ट अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सब ऑप्शन भी दिए हैं। तो जब हम एक S3 बकेट बनाते हैं तो वो 3 अवेलेबिलिटी जोन में अपने आप ही रेप्लिकेट होता है। ठीक है, सो इंटेलिजेंट टियरिंग, स्टैंडर्ड और ग्लेशियर, ये सब तो रेप्लिकेट होते हैं, पर जो डी ऑप्शन है S3 वन जोन आए, ये स्पेशली इसलिए बना है कि हमें अपना जो डाटा है सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रखना है, बाकी दूसरे इसमें नहीं, क्योंकि वो डेटा इतना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उसका बैकअप मिल जाएगा, तो हमें इतना उसे अवेलेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम तभी लेते हैं S3 वन जोन आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following AWS service offer a block level storage, select any two। सो ऑप्शन है ECS, S3, EBS और इंस्टेंट स्टोर। तो ECS का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। सो कंटेनर सर्विस में हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, एक ही डॉकर फाइल में हम अपने 3-4 कंटेनर बनाते हैं जिसमें हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं। अब जो कंटेनर है उसमें हम हमारा पूरा डालते हैं, ब्लॉक ब्लॉक करके नहीं डालते हैं। ठीक है, एक पूरा एप्लीकेशन उस पर रन हो रहा है, तो ECS तो नहीं आएगा। S3 स्टोरेज सर्विस है। तो स्टोरेज सर्विस बताऊँ तो, अगर हमारा 5 GB का कोई एक वीडियो है, ठीक है, तो अगर हम उसे S3 में शिफ्ट करते हैं तो पूरा का पूरा वो 5 GB ऐसा का वैसा ही S3 में जाएगा। ठीक है, और EBS और इंस्टेंट स्टोर जो है, EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, ये ऐसा मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक 5 GB का वीडियो है। सो अगर हमको स्पीडली उसे कॉपी करना है तो वो ब्लॉक्स में जाएगा। ठीक है, एक एक GB करके वो S3 में शिफ्ट होता जाएगा। ये नहीं कह सकते कि वो लाइक, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ एग्जाम्पल। सी, ये समझिए हमारा S3 बकेट है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 GB का वीडियो हमने 5 इसमें डिवाइड किया। ठीक है, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो अभी ब्लॉक स्टोरेज में ये 1 भी जा सकता है पहले, फिर ये 3 भी जा सकता है, फिर 4, पहले 1 2 3 4 सीरीज में जाएगा, फिर ये लाइन वाइज नहीं रह सकते, ये फिक्स नहीं हो सकता है कि पहले 1 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा। ठीक है, सो फास्टली डेटा कॉपी करने के लिए हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है कि आपने, जब आप एक्सेस कर रहे हो तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर अपने आप ही 5 आएगा, वो सीरीज से ही आएंगे। बस मैं बता रहा हूँ कि ये ब्लॉक्स के स्टोरेज में S3 में सेव हो गए। ठीक है, तो EBS और इंस्टेंट स्टोरेज दोनों एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, AWS में। सो C और D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन,
Which of the following Amazon EC2 pricing models allow customer to use existing server bound सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस? ठीक है, इसमें से कौन सा इंस्टेंस आपको लाइसेंस अलाउ करता है आपके सर्वर के लिए? ठीक है, सो ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट, ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलते हैं। ठीक है, जब तक आप इन्हें पे कर रहे हो तब तक ही आपके पास रहेंगे। स्पॉट इंस्टेंस तो अगर कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा है तभी आपको मिलेगा, पर अगर इसका अगर कोई रियल ओनर आ गया तो अमेज़न आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम देगा अपना डाटा कॉपी करने के लिए। ठीक है, और डेडीके होस्ट जो रहता है वो किस काम, वो क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब डेडिकेट होस्ट एक सर्वर रहता है। ठीक है, समझिए यह एक वीपीसी है, यहाँ पे हर एक इंस्टेंस पड़ा है। ठीक है, सबका ये आपका एक इंस्टेंस हो गया, ये मेरा एक इंस्टेंस हो गया, ये किसी और का एक इंस्टेंस हो गया। ठीक है, तो जो डेडिकेट होस्ट होता है वो शेयरिंग नहीं करने देता है। अगर एक जगह आपका रन हो रहा है तो फिर उसके आजू-बाजू किसका नहीं होगा, सिर्फ आपका ही होगा। पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि वो पूरा एरिया अगर आप ही ले रहे हो तो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरे रैक में एक हार्ड डिस्क, एक सर्वर पूरा ही आपका रहेगा, कोई दूसरा उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस पे आप अपने लाइसेंस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जो चाहिए। एक तरह से पूरे वीपीसी में एक आपका ही वो EC2 इंस्टेंस रहेगा। इसलिए हम जाएंगे डेडिकेटेड होस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।